10th में आपका पहला चैप्टर है फोर्स, ठीक है। इस बार फोर्स को छोड़ के बाकी सबके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में ये चैप्टर का नाम जरूर फोर्स दे रखा है, बट इसमें पढ़ाएंगे किसके बारे में? टर्निंग फोर्स या टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। समझ में आया नहीं है? टॉर्क का जो सिंबल है वो ये होता है। अभी मैं जरा इसकी बात करूंगा कि फोर्स में और इसमें फर्क क्या है। पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होती है, फिर हम आएंगे आपका टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स या इन सब के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है सिर्फ फोर्स के रिलेटेड होगा कि फोर्स क्या है, क्या वो अफेक्ट कर सकती है और किस तरीके से वो हम उसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्स से जब बात करते हैं तो फोर्स वो चीज है विच इज आइदर पुश और पुल। फोर्स इज कैटेगराइज्ड इन टू बेसिक कॉन्सेप्ट, वन इज पुश, अदर इज पुल। पुश उसे कहते हैं जब बॉडी आपसे यानी जो फोर्स की सोर्स है उससे दूर जाए। पुश क्या होता है? जब बॉडी क्या होती है आपसे दूर। आप कौन ताकत लगा रहा है? हम ताकत लगा रहे हैं। तो जब बॉडी हमसे दूर जाती है तो इसका मतलब वी आर पुशिंग द बॉडी। क्लियर? पुल व्हेन वी मेक द बॉडी ब्रिंग क्लोजर टू अस, ठीक है। जब हम अपने पास ला रहे होते तो पुश क्या है? व्हेन वी मेक द बॉडी अवे फ्रॉम अस। पुल क्या है? व्हेन वी मेक द बॉडी टुवर्ड्स अस और नियर टू अस। ये दोनों में किसी को डाउट है? तो ये दो कैटेगरीज है जिसमें हम लोग फोर्स को डिफाइन बोलो या बताते हैं, ये वो है। किसी को इसमें डाउट है? फोर्स इसके बाद जो मेन दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट आर टू मेजर कैटेगरी, वन इज द कांटेक्ट फोर्सेस, अदर इज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। फोर्स किस टू कैटेगरी में डिवाइडेड होता है? कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स बहुत सारे हैं। जैसे सिंपल सी अगर भाषा में बोलूं, आपका जो नॉर्मल फोर्स है जैसे टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग में लग के लगता है, दैट इज कांटेक्ट फोर्स। क्यों? धागा अगर आपको फोर्स लगाना है बॉडी से बंधा हुआ तो बंधा हुआ है ना, बिना बंधे तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो ये कौन सा हुआ? कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट? तो कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी कांटेक्ट में जब आती है जब तो लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अगेन कांटेक्ट फोर्स है। अब टेंशन क्या है? जब बॉडी को आपने टांगा और इस जगह पे जो अप्लाई होती है ऊपर की तरफ, दैट इज नोन एज टेंशन। जो स्ट्रिंग पे लगती है, किस पे लगती है? स्ट्रिंग पे लगती है, दैट इज नोन एज टेंशन। अगर ये बॉडी ना हो तो क्या टेंशन फोर्स होगा? नहीं होगा। वो बॉडी लहराती रहेगी इस तरीके से, धागा लहराता रहेगा इस तरीके। तो टेंशन फोर्स कब आया? जब ये बॉडी। अब नॉर्मल एक बॉडी, अब ध्यान से सुनो, अगर एक बॉडी को मैं आसमान में ले जाकर छोड़ दूं तो उसको कोई फोर्स लगता है? कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी एक्सीलरेशन है। yes, sir. हम लोगों ने 9th क्लास में बहुत डिस्कस करा है। yes, नहीं पता तो वीडियो जाकर चेक करो। ग्रेविटी इज एन एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स। ग्रेविटी इज एन एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स। अब अगर मैंने क्या बोला, वर्ड्स पे मेरे ध्यान दो। बॉडी को मैंने आसमान में ले जाके छोड़ दिया तो मैंने पूछा क्या कोई फोर्स लगेगी? Yes, sir. तो लगेगी। तुम सारे सही हो इस बात। बट बॉडी किसी के कांटेक्ट में है, चिपकी हुई है, किसी से बंधी हुई है, बट अभी भी फोर्स लग रहा है क्योंकि बॉडी वापस अर्थ पे आके गिर रही है। तो इसका मतलब कि कुछ फोर्सेस ऐसी भी हैं जो कांटेक्ट में नहीं आती बट स्टिल अपना इम्पैक्ट देती हैं। मानते हो नहीं मानते? कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आती बट स्टिल क्या करती हैं? अपना इम्पैक्ट देती हैं। कोई डाउट है तो बताओ। तो आपके पास दो तरीके की फोर्सेस हैं, वन इज द कांटेक्ट, अदर इज नॉन कांटेक्ट। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपल मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि कांटेक्ट क्या है, नॉन कांटेक्ट क्या है। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। पक्का? तो सबसे पहले नोट्स लिखे दिखाओ। कोई नहीं। फोर्स इज आइदर पुश और पुल, ये तो सबको समझ में आ गया। सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? न्यूटन। ऐसा यूनिट फोर्स ऑफ न्यूटन, फोर्स क्या है? न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन कौन है? जिन्होंने फोर्स की स्टडी करी, फोर्स के बारे में बताया, तो उनके रिस्पेक्ट में या उनको एक ओहदा देते हुए
उनकी यूनिट रखी। अब ध्यान दो, जब कोई यूनिट किसी प्रोनाउन साइंटिस्ट के बेसिस पे रखी जाती है तो वो कैपिटल लेटर से शो होती है। ये 9th क्लास में पढ़ाते हैं आप, तो ये छोटी छोटी चीजें याद होनी। तो न्यूटन का जो सिंबल होता है कैपिटल एन होता है। कोई डाउट है किसी को? इसके बाद एक और यूनिट होती है विच इज ऑल्सो नोन एज केजीएफ, विच इज ऑल्सो नोन एज केजीएफ। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जस्ट आगे चलें। अब सबसे पहले मैं फोर्स का फॉर्मूले पे लेके बात करना चाहूंगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस चीज को समझना है। क्या इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी में एक्सेलरेशन है और उसके पास मास है तो उसके पास फोर्स है? देखने में ये लगता है। कोई बॉडी पे मास है और एक्सेलरेशन है तो फोर्स, उस पे फोर्स होगा, बट एक्चुअल में इसका उल्टा हुआ होगा। आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाई, अब कौन सी बॉडी पे फोर्स लगाई? मास की बॉडी पे। कोई हवा में फोर्स लगाता है? लगाई फोर्स, हमने धक्का दिया हवा को चला रहे हैं इधर से उधर। हाँ, मेरे को लगा था कल रात हवा चल रही थी बहुत तेज, तुम में तो कोई घुमा रहा था छत पे हवा? नहीं, कोई हवा में नहीं लगा रहा होगा, है ना? क्या कर रहा था कोई घर पे ऐसे, हाँ भाई चल चल सर की तरफ निकल, कोई ऐसा नहीं कर रहा था? ठीक, कभी कभार कोई गर्म हवा होगा झुके। वेरी गुड। So force equals to mass into acceleration, मतलब when you apply a force on any massly body। कौन सी massly? massly वर्ड मतलब क्या होता है? वो चीज जो सॉलिड हो, सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकती है, बट मास हो। मास की डेफिनेशन क्या होती है? मैटर कंटेन इन अ बॉडी। मास की डेफिनेशन क्या होती है? मैटर कंटेन इन द बॉडी। मतलब आप और मैं, आपके पास कॉपीज रखी हैं, पेन है, ये सब है। अब कई बच्चों के मन में आ रहा हो सर फिर तो एयर भी मैटर है, क्योंकि एयर के बाद मॉलिक्यूल से बिल्कुल है। तो जब आप ऐसे हाथ हिलाते हो कान के बगल में, तुम्हारे जब हाथ ऐसे हिलाते हो तो महसूस होता है ना कि कुछ हिला मस्त था। एक डंडा ऐसे तुम्हारे कान के बगल से निकालूंगा तो ऐसा लगेगा, पतली सी नीम की डंडी को ऐसे हवा में घुमाओ, ऐसे ऐसी आवाज सुनाई देती है और लगता है हाँ भाई कुछ तो जा रहा है आसपास से। ठीक, कूलर क्या है? कूलर वहां पे क्या करता है? हवा को धक्का देता है और हवा चलती है। पंखा क्या कर रहा है? वो हवा को धक्का दे रहा है। वहां थोड़ी वहां से कोई रस्सी आ रही है और ऐसे पट्टा पट्टा तुम्हें लगा रही है और कह रही है लो हवा आ रही है। नहीं, वो किसको काट रही है? हवा को काट रही है। तो वो किस पे फोर्स लगा रही है? हवा पे फोर्स लगा रही है, और हवा की वजह से उस पर एक्सेलरेशन हो रहा है, वो हमें को लगती है। ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो फोर्स जब भी किसी मासली बॉडी पे होगा, देयर विल बी एक्सेलरेशन। क्या होगा वहां पे? एक्सेलरेशन। ठीक है, मास सबको पता है क्या होता है? मास क्या होता है? मुझे ऐसा नहीं सुनना, एक्चुअल में बताया, बताओ। मैटर कंटेन इन अ बॉडी। कोई आम भाषा बताना मांगेगा हिंदी में? मास क्या है? किस चीज से वो बना है, कितनी चीज से वो बना है। आधे से ज्यादा बच्चों को ये चीज पता ही नहीं होती, मास और वेट में क्या फर्क है। आधे ज्यादा बच्चों को वेट है, वही सर जो छुपा होता है 5 किलो। तो मास क्या है? वही से 5 किलो। हेलो, अगर 5 किलो ही मास है, 5 किलो वेट है, तो तुम फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, जो वो छपा होता है ना 5 किलो, जिसे हम एक्चुअल में बोलते हैं कितने का है, कितना वजन है। वजन का मतलब एक्चुअल में मास होता है, इट्स नॉट वेट। वेट इज योर डाउनवर्ड फोर्स। वेट क्या है? डाउनवर्ड फोर्स है, और इसको देखेंगे। तो अभी समझो मास क्या है? कितना मैटर उसके अंदर कंटेन है, कितने पदार्थ या कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम से मिलके वो बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर या मास। क्लियर है? अब आता है फोर्स। फोर्स एक बॉडी है जो अप्लाई करती है दूसरी पे, और फोर्स के लिए रीजन क्या है? फोर्स कैसे अप्लाई कर सकती है कोई बॉडी? उसके पास एनर्जी होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव एनर्जी यू कांट अप्लाई फोर्स। समझ में आ रही है बात? इफ यू डोंट हैव अ एनर्जी यू कांट अप्लाई फोर्स। होता क्या है, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो बॉडी मूव करती है। बॉडी मूव करती है तो क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल होता है। ठीक है, और जब डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो आपने जो एनर्जी लगाई, वो एनर्जी आपने उस बॉडी को मूव कराने में लगा दी। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर सुबह से शाम तक मैंने एक दीवार को धक्का दिया, थक गया मैं, तो एनर्जी तो वेस्ट हुई, दीवार तो हिली नहीं। तो सर फोर्स नहीं लगा रहा। ऑब्वियसली आप फोर्स लगा रहे हो बट डिस्टेंस नहीं हो रहा, तो आपका फोर्स कहाँ जा रहा है? आप फोर्स लगा रहे हो बट मूव नहीं हो रही। तो टेक्निकली तौर पे यानी फिजिक्स के तौर पे आपने कोई वर्क डन नहीं करा। पर सर मेरी एनर्जी तो गई। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ तो पसीना निकलना है ना तुझे, मस्त मस्त।
तो हो रही है एनर्जी डिस्ट्रॉय, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तुम्हारी बॉडी हीटअप हो रही है। भाई कोई भी बॉडी है, पंखा है, किसी बॉडी को चलाओ मत, मूव कराने का मॉडल है, मतलब वो चले नहीं, तो आप थोड़ी देर में रुकेगा और फूक जाएगा। क्यों? आपने जो उसका नेचर है, आपने उसको वर्क नहीं करने दिया, तो उसकी एनर्जी कैसे तौर पे निकाल रही होगी, बर्न होके हीट फॉर्म में, तो वो चीज फूक देगी। तो हमेशा देखो फोर्स क्या है, सिंपल, ताकत लगाना। ताकत क्या होती है? एनर्जी। तो एनर्जी है तभी आप फोर्स लगा सकते हो। तो फोर्स और कुछ नहीं, जब आप बॉडी को धक्का देते हो या अपने पास से दूर भेजने के लिए, या बॉडी को खींचते हो अपने पास वापस लाने के लिए। ये दो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? किसी को कोई तरीके का डाउट है? ओके, तो आप मासली बॉडी, जब किसी बॉडी पे क्या होता है? मास होता है। क्या होता है? मास, यानी मैटर। ठीक, वो मैटर क्या होता है? वो चीज जिसे आप छू सकते हो और महसूस कर सकते हो और वो जगह घेरे। ठीक है, कई उम्र में सर मैं तो एयर को तो छू ही नहीं सकता, है ना, एयर को तो हम छू ही नहीं सकते। तो बेटा वो जगह तो ले रही है ना। सर कैसे कह सकते हो? कोई बात नहीं, मन नहीं कह सकते। गुब्बारे में जब तुम हवा भरते हो तो वो फालतू में फूलता है, जगह थोड़ी ले रहा है वो, मैं भी फूल रहा है ना। गुब्बारा में अंदर क्या भर रहे हो? पानी। गोली से बाहर आओ, ठीक है, पानी नहीं भर रहे अभी। ठीक, गुब्बारे में क्या भर रहे हैं? हवा। तो हवा भरेंगे तो जगह ले रहा है ना, वो जगह ले रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो चीज है वो मैटर है। मैटर की क्या डेफिनेशन है? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। तो वो है भाई। तो मास क्या है? वो चीज जो मैटर से मिला हुआ, कितने मैटर उसके अंदर है, दैट इज नोन एज मास। एक्सेलरेशन सबसे बड़ी चीज होती है। देखो एक्सेलरेशन को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला, एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब थोड़ी खतरनाक सी बात हो जाती है। और वेलोसिटी का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, हम लोग सोचते हैं ये सीढ़ियां चढ़ रही है, अभी आगे भी कुछ जाएगा, नहीं, ये जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आता है, बट एक शॉर्ट डिस्टेंस, ऐसे नहीं आड़ा तिरछा चल के जा रहा है, नहीं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वो जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और अगर लहर मारता हो जाता है तब डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक शराबी भैया थे, ठीक है, और यहाँ आना था इन्हें, बट शराबी भैया में कुछ एक टैलेंट था। क्या? वो 3 कदम आगे चलते थे, 2 कदम पीछे चलते थे और लहर मार रहे थे। तो वो ऐसे चल रहे हैं, टिंग 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 टिंग। यहाँ तक पहुँचने में बेचारे ने इतना लंबा सफर तय कर दिया। ठीक, तो डिस्टेंस क्या हुआ? जितना वो चला, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सीधा जोड़ दो। ठीक है, वो देखे मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली है, कच्चा बनाओ मस्त चला भी है, चला नाचा और फिर जाके नाले में घुस गया। तो जहाँ से वो चला वो वहाँ से वो नाले तक, वो क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट। और जितना वो टोटली मूव करा, ठीक है, जहाँ वो कच्चा बादाम चला वो सारा इधर। तो समझ में आया नहीं है? तो डिस्टेंस का मतलब जो मूव करता है, जितना पाथ को मूव करा, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको समझ में आया नहीं है? अब वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो कितनी देरी में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 3 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकंड। 5 दे रखी तो 5 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकंड में। क्या वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? वो डिस्प्लेसमेंट है अगर आप वेलोसिटी की बात करो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? अब ध्यान से सुनो, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना 1 सेकंड में। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना 1 सेकंड में। मतलब अगर मैं यहाँ से मैं 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा हूँ तो मतलब 2 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर अगले सेकंड भी 2 मीटर चलूंगा, उसके अगले सेकंड भी 2 मीटर चलूंगा, तो मतलब मैं 2-2 मीटर चल रहा हूँ 1 सेकंड में। इतना समझ में आया? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कि उसकी वेलोसिटी को ही चेंज कर देना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? उसकी वेलोसिटी को ही चेंज कर देना। अब वेलोसिटी क्या समझा हमने?
कि मान लो कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड चल रही है, समझो इस चीज को, बहुत ध्यान से समझना। 2 मीटर पर सेकंड चलने का मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले सेकंड में फिर से 2 मीटर, अगले सेकंड में 2 मीटर। इतनी बात समझ आई? यानी पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस चल गया? 2, अगले सेकंड में कितने पे आ गया? 4, फिर अगले सेकंड में कितने पहुंच गया? क्लियर है सबको बात? अब एक्सेलरेशन समझो, अब एक्सेलरेशन समझो। पहले कितना, 1 सेकंड में कितना चला? 2 मीटर पर सेकंड, ये उसकी वेलोसिटी थी। बट अब की बार उस पे एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या मैंने बताया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लेते हैं एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था। एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है इसकी, अभी बताऊंगा। इसका मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है। मैंने क्या बताया? एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है 2 मीटर सेकंड वेलोसिटी चेंज करो 1 सेकंड में। समझे नहीं समझे? यानी 1 सेकंड में अब उसकी वेलोसिटी जो भी थी उसमें 2 और प्लस कर दो। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी अभी हमने यहाँ माना? 2 मीटर पर सेकंड। तो कितना डिस्टेंस चला? 2 है। कैसे? पहले जब स्टार्टिंग की बात करो, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में वो 2 मीटर चलेगा। आया इतना समझ में? बट क्योंकि अब की बात एक्सेलरेशन है, तो उसकी वेलोसिटी जो पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, एक्सेलरेशन की वजह से अब उसकी वेलोसिटी 2 और बढ़ जाएगी। तो पहले 2 थी और 2 बढ़ा दो, कितनी हो गई? 4। तो अब कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 4 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था? 2 मीटर। अगले सेकंड में कितना करता? 2, फिर अगले उसके बाद भी 2। बट अब की बार आप ऐसा बोल सकते हो यही करेगा? नहीं, अब की बार 2 करा, फिर 4 करेगा, फिर अब की बार 6 करेगा। तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी आ रही है। चेंज इन वेलोसिटी क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन है। चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी में चेंज लाता है। वेलोसिटी किस चीज में चेंज लाती है? डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाती है। सिंपल। ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। समझ में आया? अब इस चीज को समझो। मैंने एक बहुत फेमस चीज है, मेरी पुरानी 10th क्लास की वीडियोस में देखोगे, 9th की वीडियोस में देखो, क्या रिक्शे वाले में तुम में फर्क है? क्या फर्क है? हम उससे पूछे भाई रिक्शे को धक्का देंगे तो क्या होगा? वो क्या बोलेगा? चल जाएगा रिक्शा। मुझे धक्का दे, रिक्शा चलेगा। तुम में और उसमें क्या फर्क है? तुम क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन होगा। जब तुम उस पर फोर्स लगाते हो, क्योंकि रिक्शा व्यास क्या है? मास है। मास है तो उस पर क्या होता होगा? एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सुनो, क्या वो चल रहा था पहले? नहीं, वो रुका हुआ था। यानी उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। बट जब आपने फोर्स लगाई, उसमें मास था, तो अब उसको क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। फोर्स नहीं मिली उसे, एक्सेलरेशन। आपने फोर्स लगाई रिक्शे पे मास था, तो उसको क्या मिला होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करता है? मास बढ़ा देता है। तो एक्सेलरेशन क्या करता है? एक ही चीज करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। क्या चेंज करेगा? 0 थी उसकी वेलोसिटी पहले, तो अब वेलोसिटी बढ़ा देगा। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है? वेलोसिटी को बढ़ा देना या चेंज करना। अभी तो कुछ नहीं है, फेवर में कर रहे हैं तो बढ़ाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ा दी। जो वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, अब कुछ वेलोसिटी है। अब जब कुछ वेलोसिटी होती है तो आप बॉडी को मूव करते देखते हो। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वेलोसिटी है तो आप उस बॉडी को मूव करता हुआ देखोगे। तो जब तुम बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो क्या चीज देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलता है कि बॉडी मूव करेगी। ये बहुत डायरेक्ट बोल देते हैं, ब्लंट, अरे बॉडी पे धक्का लगा, अरे बॉडी मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? क्योंकि जब आपने फोर्स लगाया तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी पे एक्सेलरेशन आया। उस एक्सेलरेशन की वजह से उस बॉडी पे कुछ वेलोसिटी आई, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी बॉडी ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया। समझ में आया या नहीं है? पूरी पिक्चर समझ में आ रही है? तो फोर्स कैटेगराइज बहुत तरीके से होता है। जो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। हम एक आज मैंने आपको बताया था केजीएफ भी एक तरीके का फोर्स होता है। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ठीक है, ओके। हाँ, इसमें आपका इसके बाद आएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। पता है क्या होता है? बताओ।
When two bodies are in contact with each other, तो वो contact force होता है. और नॉन कॉन्टैक्ट? जब वो force तो लगता है लेकिन वो contact में नहीं होती. गुड. अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स की एक कहावत, एक डिपेंडेंसी है. क्या? इनकी लिमिट होती है सबकी. सारे कॉन्टैक्ट फोर्स की एक लिमिट है. कैसे लिमिट, अभी उसकी बात करते हैं. जैसे एक रस्सी को आपको ने टांग दिया. अब रस्सी पे आपने एक अंगूर टांगा, उस पर टेंशन होगा बट बहुत कम. क्यों? अंगूर का वेट कम. तो टेंशन कितनी होती है? जितना इसका खुद का वेट होता है. ठीक है. अभी चलो वेट की बात आई है तो वेट बता दूं. वेट क्या होता है? इट्स अ फोर्स. मैंने अभी बताया ना, वेट इज अ फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या था? तो मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह यहाँ ग्रेविटी होती है. इसलिए मैंने बोला था ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. अब इसका 9th क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में कि जब कोई बॉडी, अर्थ इतनी बड़ी बॉडी है, वो आपको अपनी तरफ खींचता है तो वो एक फोर्स लगाता है. और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी फोर्स लगा रही है तो आप पे क्या होगा? एक्सेलरेशन. उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी. भाई अर्थ एक बहुत बड़ी बॉडी है, वो हमें खींच रही है. अगर वो हम पे फोर्स लगा रही है खींचने के लिए, और हमारे पास भी कुछ मास है ना, कुछ तो थोड़ा बहुत है मास. होंगे ना 10-20 किलो के तो है. नहीं मैं ज़्यादा हूँ. ठीक है, मैं 70-80 के आसपास हूँ. तुम तो होगे कम से कम 40 के. तो तुम्हारे 50, 200 ना बोल तू है. तो आप उसकी वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन. उसी एक्सेलरेशन को, क्योंकि वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटी. क्या बोलते हैं? तो मास इनटू ग्रेविटी इज नोन एज वेट. ये कहाँ लगता है? हमेशा डाउनवर्ड. कहाँ लगेगा? कोई डाउट है किसी को? तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? mg. क्या हो जाता है? नीचे की तरफ लग रहा है. ये किसको बैलेंस करता है? टेंशन. ये किसको क्या करता है? बैलेंस करना है. सिंपल. तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है. क्या है? ये दोनों बराबर है. अगर दोनों बराबर नहीं होते तो जो भारी वो तोड़ दे, वो नीचे अपनी तरफ मूव करा लेगा. भाई आपने पंजा देखा लड़ाते हो किसी को? कब कोई जीतता है? जब जो ज्यादा फोर्स लगा देता है दूसरे. सिंपल. भाई दो बंदे पंजा लगा रहे हैं तो दोनों अगर बराबर फोर्स लगाए तो पंजा कहीं जाएगा? नहीं जाएगा. बीच में अटका रहेगा. कौन जीतेगा? जो ज्यादा फोर्स लगा देगा वो जीत जाएगा. सिंपल. इतनी सिंपल सी बात है. अभी जितना वेट है उतनी ही टेंशन लगेगी तो बॉडी नीचे कूदेगी टूटती हुई. ये बॉडी ऊपर खिंच जाएगी रस्सी से अपने आप, कहीं भी नहीं जाएगी, वो बैलेंस रहेगी. तो ये हो रहा है यहाँ पे. अब धागा ले लिया आपने, मान लेते हैं सुई धागा लिया आपने, उसमें हमने नींबू अंगूर टांगा, टेंशन देगा, ओहो आ गया. फिर हमने नींबू टांग दिया, हमने कहा हाँ आ रहा है. फिर हमने एक लब्बे टांग दिया, रस्सी नहीं बची, रस्सी नहीं बची, नहीं बची. वेट ज्यादा हो, हमारा वेट ज्यादा. अरे वो क्या है, कोई भी टंग जाए, मैं ही टंग जाऊंगा तो कहाँ बचेगा? वो सुई धागा है, वो रस्सा थोड़ी है, वो तो टूट जाएगा. तो इसका क्या समझे आप कि वो धागे की एक फिक्स टेंशन है. समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मतलब उसमें आप एक फिक्स टेंशन, तो वो किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे, रस्सी के मास पे डिपेंड करता है. कितनी मोटी आपने रस्सी ली, पतली ली, मोटी ली, उस पर डिपेंड करता है. मोटा रास्ता लिया, उस पर हम बैठे, सर नहीं हो रहा, आधी टांग तो उठेगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हर एक की एक लिमिट है. ठीक है, इतना समझ में आया. सेकेंड, ये कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स. कॉन्टैक्ट है. दूसरा टेबल है, मान लो आपने इस पे कॉपी रख दी कोई, इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. कौन सी फोर्स बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ये पहले 10th के सिलेबस में था, अब ये हटा दिया है. डायरेक्ट टर्निंग फोर्स से पढ़ना चालू करते हैं. ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या कहती है? ये बॉडी है, इससे अगर, अच्छा एक चीज इससे बताता हूँ, वेट कहाँ से लगता है ये बताओ. वेट कहाँ से लगता है बॉडी में? डाउनवर्ड तो लगता है. कहाँ से? बॉडी के कहाँ से लगता है? सेंटर से. यहाँ से. अब देखो ध्यान से इस चीज को, यहाँ से दिख रहा है कहाँ की बॉडी का सेंटर है ना, एक तरीके से यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, ये mg. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत ध्यान से इस चीज को समझना. ये तो डाउनवर्ड से लगा, बट ये फोर्स देखो मैं कहाँ से लगाऊंगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ये कौन लगा रहा है? ये बुक कहाँ रखे? मान लो बुक है, ये कहाँ रखे? टेबल पे. तो कौन फोर्स लगा रहा होगा? टेबल बुक पे.
कौन फोर्स लगा रहा हुआ? टेबल बुक पे। तो दिखने में ऐसा लगता है कि अरे यहीं से लगी है फोर्स, ना फोर्स कहां से लगी है? ध्यान से देखो, यहां से, टेबल से। फोर्स कहां से लग रही है? टेबल से, और यहां से ये ऊपर की तरफ है। तो देखने में ऐसा लगता है अरे सेम ही तो है। कुछ बुक में आर से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल एक्शन फोर्स में, कुछ बुक में आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ही सिंबल है, अलग मत समझना है। देखने में क्या लगता है अरे दोनों सेंटर से ही तो हैं। कुछ बुक तो हद ही पार कर रखी है, उन्होंने यहीं से निकाली है। नहीं, कौन लगा रहा है नॉर्मल एक्शन फोर्स? टेबल या जो भी सरफेस है वो। आप इस समय जो जमीन पे बैठे हो तो जमीन जो आप पे लगा रही है, जूते पे जाने दे रहे, शूज जहां टच कर रहे हैं, वो है नॉर्मल एक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल एक्शन फोर्स कौन लगाता है? सरफेस लगाता है आप पे। नॉर्मल एक्शन फोर्स कौन लगाता है? सरफेस आप पे लगाता है। आप कहां से फोर्स लगा रहे हो? अगर हम इंसान की बॉडी बोले तो नाभि, ठीक है, यहाँ से पेट का जो सेंटर होता है, वहां हम सारे वेट को मानते हैं। क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लेते हैं? क्यों हम सेंटर से बोलते हैं? हम मानते हैं कि बॉडी का सारा वेट कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है? सेंटर, और वहां से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। एंड इसकी वजह से ही तो नॉर्मल एक्शन फोर्स लगा है टेबल। अगर मैं इसे उठा दूं टेबल से, तो टेबल फोर्स लगाएगा ऊपर? बताओ। अगर मैं टेबल से हटा दूं टेबल फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है? कांटेक्ट में था फोर्स थी, कांटेक्ट में नहीं था, नहीं थी। ये भी लिमिटेड है। कैसे? अभी आप स्कूल में बैठे हो, मस्त बैठे हो, पक्का? अब एक हाथी को उठा दें स्कूल में, क्या कह रहा है? स्कूल बचेगा? खत्म, एंड दी एंड, खत्म, है ना? अभी हम यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं, हाँ ठीक है, तो वो एंड हो जाएगा। क्यों? उसकी एक लिमिट है। समझ में आ रहा है? उसकी एक लिमिट है, तो उस लिमिट तक लो। अब अर्थ के सरफेस पे हम चल रहे हैं, हम क्या सारे चलते हैं? मैं कोई अनोखा थोड़ी जो चलते हैं, हम जो अनोखे जो मैन चलते हैं, सब चलते हैं। अर्थ अब पे नॉर्मल एक्शन फोर्स लगा रहा है, बट कुछ कुछ जमीन ऐसी भी होती है जो नॉर्मल एक्शन फोर्स उतना नहीं लगाते। दलदल में जाके चल के दिखाओ, तुम चलो, फिर नीचे नीचे जाओ, फिर तुम्हारा करियर और फ्यूचर सब नीचे जाएगा, फिर तुम बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो नॉर्मल एक्शन फोर्स इतना ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन लगा रहा है नॉर्मल एक्शन? सरफेस लगा रहा है। समझ में आया? अब आते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या है? अगेन इट्स अ कांटेक्ट फोर्स। एक बॉडी को आप धक्का दे रहे हो, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे की तरफ लगता है। फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, आप बॉडी को धक्का मत दो, फ्रिक्शन कहेगा मैं भी नहीं आ रहा। फ्रिक्शन क्या है? सुनो ध्यान से। एक सरफेस है, ये मान लो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? आपने बॉडी लगाई, बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन दोनों में हो गया घनिष्ठ प्यार, ठीक है, मोहब्बत में मूवी चल रही, तो इन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। और जब दोस्ती हो गई तो फिर क्या होता है? वो बिछड़ने का दर्द होता है। तो आप धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो ये सारे मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हो? चल बे चल, आगे चल, चल चल, तुम इसे आगे धक्का दे रहे हो। बट ये क्या कह रहा है? ये प्यार का संगम है, वो गाना गा रहा है, ठीक। अब वो आगे दे रहे हो तुम धक्का, पर वो तो यहाँ मिलेगा, वो कैसे जाएगा? तो ए फोर्स और इसकी ये बंधन ना टूटे, इसकी वजह से ये कहाँ फोर्स लगाते हैं? अपोजिट डायरेक्शन। इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को जनरेट करते हैं। बट बेचारे बच्चे हैं, कहाँ तक ताकत को संभालेंगे? तो अगेन इनकी भी फोर्स क्या होती है? लिमिटिंग। भाई आप फोर्स लगा रहे हो, पता फ्रिक्शन और फोर्स का क्या ऐसा होता है? आपने फोर्स लगाई, फ्रिक्शन ने कहा मैं भी लगाऊंगा, तो इसका अगर ग्राफ बनाओ तो ये ऐसा होता है कुछ, समझो। ये फ्रिक्शन है, ये फोर्स है, ये फोर्स वो है जो आप लगा रहे हो, ये फ्रिक्शन वो है जो जमीन लगा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब फ्रिक्शन और फोर्स क्या है? बराबर बराबर चलते हैं, बट उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, फिर ऐसा होता है, हल्का सा कर्व होता है। बताऊंगा क्यों। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब। आपने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, फ्रिक्शन ने कहा मैं भी 1 न्यूटन। आपने फोर्स लगाई 2 न्यूटन, फ्रिक्शन ने बोला मैं भी 2 न्यूटन। आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, फ्रिक्शन ने बोला मैंने भी 10 लगा ली। बच्चा अपनी पूरी जोड़ लगा रहे हैं, आपने कर दी 15 न्यूटन, बच्चे ने कहा भाई मेरी तो 10 तक ही थी। तो 10 तक ये दोनों क्या रहे? बराबर। 10 न्यूटन तक ये दोनों फोर्स कैसी रही? बराबर। इधर देख ले मैडम, देख लिया हो तो इधर देख, ये दोनों फोर्स कैसी रही? इक्वल। तो जब दोनों फोर्स यानी फोर्स और फ्रिक्शन दोनों बराबर है तो बॉडी मूव करेगी? बताओ, बॉडी मूव नहीं करेगी। पर जैसे ही फोर्स ने फ्रिक्शन के चीज को क्या करा?
एक्सीड करा, उसको आगे निकला तो क्या हुआ, बॉडी को तोड़ गया। समझ में आई बात है? नहीं कोई डाउट है तो बताओ। तो अब इस चीज को समझो, व्हेन यू अप्लाई फोर्स, जब आप फोर्स को लगाते हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन भी अप्लाई होता है। कितना, इतनी फोर्स लगाई, बट क्या ये लिमिट तक नहीं है, एक लिमिट है ना उसके। ये तो नहीं है कि अगर ऐसा होता कि भाई तुम इतनी फोर्स लगाओ उतना फ्रिक्शन होगा, फिर तो आज तक कोई बॉडी मूव ही नहीं करती, तुम ऐसे करते रहते, हिल ही नहीं पाते, क्योंकि जितनी ताकत तुम लगा रहे हो धक्का देने के लिए उतनी फ्रिक्शन लगा रहा है, तो फिर ऐसे खड़े सब, फिर चीजें मूव होती आती। स्कूल आ रहा है भाई, कुछ जाओ स्कूल में है, कपड़े आ रहे हैं, बेडरूम आ रहा है, बिस्तर आ रहा है, ऐसा नहीं होता, हम मूव करते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो फोर्स है वो फ्रिक्शन को क्या करता है, एक्सीड करता है। तो इस फ्रिक्शन भी लिमिटिंग है नहीं है। इसके बाद आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अभी और भी है मैकेनिकल फोर्स, ये सारे फोर्सेस हैं और उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बेसिकली आपके 4 लेके रखते हैं, ठीक है। पहला जो आपको लेके रखते हैं, 3 तो बेसिक हैं जो आएंगे कंफर्म। पहला जो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा, ग्रेविटेशन। क्योंकि ये अभी मैंने अर्थ का एग्जांपल लिया, जो बॉडी हवा में लटकाई आपने बोला फोर्स लगी, कैसे बोला, क्योंकि वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट में, तब स्टिल वो फोर्स को लगा रहा है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो बॉडी के बीच में लगता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। और ये चीज एक लॉ को फॉलो करता है, F = 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ है जी। r डिस्टेंस होता है, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस। तो मतलब जैसे आप डिस्टेंस को दुगना करोगे, फोर्स 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी, स्क्वायर टाइम्स कम होती है। अगर आप तिगुना करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 1/9 टाइम्स कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर मैं डिस्टेंस को जितना भी था उसका आधा कर दूंगा तो फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस को 3 गुना कम कर दूंगा तो फोर्स 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो जो भी चीज आप कर रहे हो, उस मतलब डिस्टेंस कम कर रहे हो तो फोर्स बढ़ेगी, कितने टाइम, स्क्वायर टाइम्स। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो फोर्स भी स्क्वायर टाइम्स घट जाएगी। और किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट मास। यानी मास बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली फोर्स भी बढ़ेगी, मास घटाओगे तो फोर्स भी घटेगी। किसी को कोई डाउट है इसमें, है जी, पक्का कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है, मतलब दो मास को छोड़ दो स्पेस में, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। दो मास को आप खुले स्पेस में ले जाकर छोड़ दो तो ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। चाहे अपने इनफाइनाइट पे छोड़ो तो वो एकदम से इंस्टेंट मिलते हुए नहीं दिखेंगे, बट हाँ स्लोली वो एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। आपको ये थ्योरी बोली जाती है कि प्लैनेट्स, जो हमारा अर्थ है, ये जिसके टापू हैं, कॉन्टिनेंट, ये एक ही बड़े टापू से मिलके अलग अलग होके बने थे, बट स्टिल बिकॉज ऑफ देयर हैवी मासेस नाउ दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। लिटिल बिट शिफ्ट, बट उसमें कभी फ्यूचर में डिस्कस करना, यूट्यूब पे जाके चेक करना, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये किस पे डिपेंड करता है, चार्जेस पे। किस पे डिपेंड करता है, क्लास 9 में सीखा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये किस पे डिपेंड करता है, कितने बड़े चार्ज हैं वो, तो वही प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी वैसे ही है। ये भी किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स उतना कम होता चला जाएगा, क्लियर है। बट ये अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। प्लस प्लस लाए तो क्या होगा, प्लस माइनस लाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। कोई डाउट है किसी को? इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। मैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? और वो भी नॉन कांटेक्ट है। आप मैग्नेट को आयरन पीस उसके पास लाते हो तो अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो वो भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, क्लियर है। इसके बाद एक न्यूक्लियर फोर्स होती है, उसमें दो हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स, बट वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आता है। किसी को कोई भी तरीके का डाउट है तो बताओ। ओके, अभी हमने वेट की बात करी थी। वेट क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। कल हम टॉर्क की बात करेंगे।
आज पहले हम इसे पूरा खत्म कर देते हैं पूरी चीज। ओके, वेट में एक चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ध्यान से देखो इधर। वेट क्या है? m इंटू जी। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने ऐसा यूनिट क्या बताई थी? न्यूटन बताई थी इसकी ऐसा यूनिट। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इनटू ये क्या है? एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं आपको डिफाइन करवाऊं तो 1 न्यूटन क्या है? जब 1 किलो का मास की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही होगी तो आपने फोर्स कितनी लगाई होगी? मतलब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, किस पे लगाई? 1 kg मास पे लगाई। तो बॉडी कितना मूव कर रही है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो बॉडी मूव कर रही है। तो ये होता है 1 न्यूटन फोर्स। इतना समझ में आया? यानी 1 न्यूटन फोर्स क्या है? क्या है 1 न्यूटन फोर्स? 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स when you apply on a mass of 1 kg, then there will be acceleration of 1 meter square। ठीक है, ये आपका है, मतलब 1 न्यूटन वो फोर्स है, किस पे लगाते हो? 1 किलो मास पे। किस पे? 1 किलो मास पे। तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है? इसके बाद जब आपका 1 न्यूटन डिफाइन होता है, अब इस पे समझो, ये क्या है? 1 kg 1 kg है ना? ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 1 इंटू 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? हाँ, ये हो गया 9.8 न्यूटन। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही न्यूटन होता है। तो आप इसको न्यूटन लिख रहे हो। अब ध्यान से सुनना, ये कितना मास लिया था हमने? ये मास लिया था एक बॉडी जिसका मास कितना था? 1 kg। 1 kg का मास कितनी डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है? 9.8 न्यूटन। समझ में आया नहीं आया? ये इसका वेट है। ये क्या है इसका? कितना वेट है? 9.8 न्यूटन। कितना वेट है? ध्यान से एक चीज को सुनना, कितना मास है? 1 kg। तो इसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कराया था कि जितना भी मास है उतना एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, उसे बोलते हैं 1 kgf। जितना भी मास है वो फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगा रहा है वो उतने मास के बराबर ही होता है। तो इससे जो एक डाउनवर्ड फोर्स आ रही होगी उसे हम क्या बोल रहे हैं? 1 kgf। क्या बोल रहे हैं? 1 किलोग्राम फोर्स। जिसे क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम फोर्स क्या है? 1 किलो का जो मास फोर्स लगा रहा है टुवर्ड द सेंटर उसे हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम फोर्स। जैसे आपके 2 नाम होते हैं, कई बार आपको घर में कुछ और नाम से बुलाते हैं, आपको स्कूल में प्रोफेशनली कोई और दूसरे नाम से बुलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही इसका प्रोफेशनल नेम यानी ऐसा यूनिट पे आपका जो नाम है वो क्या है? न्यूटन। कितना डाउनवर्ड? अगर 1 किलो का मास है तो वो कितनी फोर्स लगा रहा हो? 9.8 न्यूटन। बट इसी चीज को साइंटिस्ट ने किसी और तरीके से डिफाइन करा था पहले, क्या कि कितना मास है? 1 किलो। तो कितनी फोर्स लगा रहा? 1 kg। 2 किलो का मास है, कितनी फोर्स लगा रहा हो? 2 kg। 3 किलो का मास है, कितनी फोर्स लगा रहा हो? 3 kg। 7 किलो का मास है, कितनी फोर्स लगा रहा हो? 7 kg। तो ये भी चीज है। अब ध्यान से सुनो, 1 किलो का मास है, कितनी फोर्स लगा रहा हो? डाउनवर्ड। पहले क्या था? 1 kg। जब न्यूटन यूनिट इंट्रोड्यूस हुई तो कितनी फोर्स आई उसी को? 9.8। क्या ये दो अलग अलग बातें हैं? क्या ये दो अलग अलग बात है? एक ही बात। तो वहां से एक रिलेशन आया कि 1 kgf की क्या है? 9.8 न्यूटन। समझ में आया नहीं है? ग्रेविटी 9.8 लेते हो तो 9.8 न्यूटन, ग्रेविटी 10 लेते हो तो ये 1 kgf कितने के बराबर हो जाएगा? 10। कोई डाउट है तो बताओ। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। क्लियर है? इसको कोई तरीके का डाउट तो नहीं है? इसके बाद में मुझसे कहना सर ये चीज समझ में नहीं है, वो चीज। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपका फिजिक्स क्लास का। ठीक है, अभी कुछ भी हमने नहीं करा। अपने बुक से पढ़ोगे थोड़ा बहुत, जो आप लोगों ने बुक्स मोस्ट प्रॉब्ली अगर ले ली है तो अच्छी बातें करते हो, वो भी लेके पढ़ सकते हैं जो आपके स्कूल्स में प्रेफर है, बट पढ़ना। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है आज का। कोई बॉडी कम मूव करती है, ये फ्रिक्शन वाले केस, जब हम उस फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं। सब एग्री करेंगे इस बात से? तो मतलब हर बॉडी को मूव कराने के लिए एक फिक्स फोर्स है। अगर आप उस फिक्स फोर्स से ज्यादा का फोर्स लगाओ तभी बॉडी मूव करेगी। अगर उससे कम लगाएंगे तो
मूव करेगी पक्का? सोच लो, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया? बस यही समझाना है हमें। कोई बॉडी को मूव कराने के लिए एक फिक्स फोर्स चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? उससे ज्यादा लगाओगे तो बॉडी मूव करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या करेंगे भाई, जो उसकी स्टैंडर्ड चीज है हम उससे थोड़ी नीचे जाते हैं। ऐसे 10 न्यूटन जो फोर्स है हम उससे कम थोड़ी जा सकते हैं, समझ में आ रहा है? बट अगर मैं उससे ज्यादा लगाऊंगा तो हाँ बॉडी मूव करेगी, शायद तेज मूव करे। समझ में आ रही है? तो हर बॉडी को मूव कराने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक फोर्स, एक फिक्स फोर्स, जो उस बॉडी को उतना फोर्स तो चाहिए मूव कराने के लिए। उससे ज्यादा लगाओगे तो फायदा है। अब जैसे पास होने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, उससे ज्यादा पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे? टॉपर हो जाओगे, अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। बट कुछ तो पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए, ये ऐसे नहीं। मैं तो नहीं पढ़ा, पास करा के दिखाओ तुम्हारे में तो भाई फेल होंगे, कई बच्चे फेल हुए, जैसे तुम्हारा भी रिजल्ट होगा। सो आपको एक फिक्स फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या होगी? मूव करेगी। बॉडी क्या करेगी? मूव। उससे कम लगाओगे तो नहीं करेगी। ज्यादा लगाओगे और तेज मूव करेगी। समझ में आ रहा है? बॉडी कैसे मूव करेगी अब वो बताओ। बॉडी कैसे मूव करेगी? वेरी गुड। तो कैसी, उस मोशन को क्या बोलते हैं? पिछले साल पढ़ा था लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, वन डायमेंशन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये सब उसके नाम हैं। तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन? ठीक है, वो और स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या रीजन है? पहला, a force should be applied। बिना फोर्स के तो बॉडी मूव करेगी? मूव ही नहीं करेगी, तो फोर्स शुड बी अप्लाइड, पहला। दूसरा, बॉडी शुड कंटेन मास। ऑब्वियसली बॉडी मास होगा जब तक उसमें ये भी तो factor एक बॉडी पता है जिसमें मास नहीं है। तो ये भी तो फैक्टर हो सकता है। नहीं, वो मत बोलो, ठीक है? बॉडी ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट बॉडी तो इट हैज मास, बिकॉज़ हमने बॉडी को डिफाइन नहीं किया। हाँ, इफ यू टॉक अबाउट एनी इमेजिनरी बॉडी तो आप मास से हटा सकते हो, ठीक है, बट कंटेन मास। नेक्स्ट, बॉडी इज नॉट पाइवोटेड। तुम्हारे लिए एक नया वर्ड है पाइवोटेड। पाइवोटेड का मतलब क्या होता है? बंधा होना, किसी चीज से बंधना, दैट मीन्स पाइवोटेड। बॉडी बंधी नहीं होनी चाहिए, समझ में? अगर बॉडी बंधी हुई है तो कभी वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर बॉडी बंधी नहीं है तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगी। जैसे इधर देखो, क्या दिख रहा है? तो मुंह पर छोटा तो क्या हो रहा है? क्या दिखा? नीचे के ऐसा ऐसा स्ट्रेट नीचे है? पक्का? श्योर? यस सर। अच्छा, किधर आ? ऐसे पकड़, ध्यान से नहीं लगा रहा, ठीक है? क्या दिख रहे हो? मिल रहा ये गिर गया, छोड़ना थोड़ी था। हाँ, पहले पकड़ के रख, बस ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना। क्या देखने को मिल रहा है? मैं इसे छोड़ रहा हूँ, हटा एक मिनट को। पहले क्यों नहीं आया था? पिछली बार वो पाइवोटेड नहीं था, अब की बार क्या था? वो पाइवोटेड से क्या दिखा आपको? रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन जिसे बोलते हैं। और पिछली बार क्या था? पाइवोटेड नहीं था, तो आपको क्या मोशन नहीं हुआ? लीनियर मोशन। समझ में आई बात? नहीं, नीचे को रहा था भाई, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, किसी के घर पे ग्रेविटी ऊपर एक्ट करती है, कोई पंखा की तरफ चला जाता है, ठीक? हाँ, क्या कहते हैं? ट्रम्पोलिन तो नहीं लगा रखे घर में, तो पैर निकालता बट ऊपर पंखा में, ठीक है? तो वो बात अलग है। बाकी सबके घर में नीचे जाता, तो पैर मार कर कुछ भी छोड़ोगे तो वो लीनियर में नीचे आएगा। बट अगर आपने उसे पाइवोटेड कर रखा है तो ऐसा दरवाजे में वो देखा है सिंगम दया दरवाजा तोड़, दरवाजा अगर बंदे ना हो और आप धक्का दो, दरवाजा ऐसे निकल के सीधा चला जाएगा। पर दरवाजे एक तरफ क्या होते हैं? पाइवोटेड होते हैं, बंधे होते हैं। जब भी आप दरवाजे को आप तो फोर्स सीधा देते हो, पर दरवाजा ऐसा हो जाता है। क्यों? सिंपल। समझ में आया है नहीं है? कोई डाउट है किसी भी तरीके का? पक्का सोच लो, ठीक है?